हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत लोनजाइनस के सिद्धांतों के ऊपर। इससे पहले हमने प्लेटो और अरस्तु पर विचार से तथ्यात्मक रूप में अध्ययन किया था। उम्मीद है कि आप सभी को वे दोनों वीडियो पसंद आई होंगी और उसी क्रम में आज हम लोनजाइनस पर चर्चा करेंगे। और ये सभी वीडियोज यूजीसी एनटीए नेट लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। और उत्तराखंड प्रवक्ता का जो मेंस होने वाला है उसके पाठ्यक्रम के अनुसार भी हमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कुछ पॉइंट्स को पढ़ने हैं, जिसमें कि लोनजाइनस इत्यादि भी लगे हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी ये लेक्चर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो हम सीधे चलते हैं, बातचीत करते हैं लोनजाइनस के सिद्धांत पर। आप जैसा जानते हैं कि प्लेटो और अरस्तु दोनों यूनान के विचारक थे। उसके बाद लोनजाइनस यूनान के एक महान विचारक और काव्यशास्त्री के रूप में आते हैं। तो इस तरीके से यूनान ने प्रारंभिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के तीन प्रमुख विचारकों को दिया है, जिसमें कि प्लेटो, अरस्तु और लोनजाइनस का नाम आता है। अगर लोनजाइनस के समय की बात की जाए तो इनका जो समय है ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के आसपास माना जाता है। तो ध्यान रखिए, कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न के अंतर्गत आ जाता है कि प्लेटो का समय कब से कब तक था, अरस्तु का समय कब से कब तक था और लोनजाइनस का समय। तो ध्यान रखिए, लोनजाइनस का जो समय है वो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के आसपास माना जाता है। लोनजाइनस पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो जब लोनजाइनस काव्यशास्त्र में अपना कदम उन्होंने रखा तो उस समय क्या परिस्थितियां थीं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। लोनजाइनस के समय में लोग नवीनता और चमत्कार का प्रदर्शन काव्य में अधिक करने लगे थे। दो पॉइंट्स हैं यहाँ, नवीनता और चमत्कार का प्रदर्शन काव्य में अधिक होने लगा था। और उस प्रवृत्ति के विरोध में लोनजाइनस ने काव्य में एक नवीन तत्व का प्रतिपादन किया, जिसे कि उदात्त तत्व कहा जाता है। और आप जानते हैं कि जब भी सवाल पूछा जाए कि उदात्त तत्व किससे संबंधित है तो आपका जवाब होगा लोनजाइनस से संबंधित। उन्होंने उदात्त तत्व क्यों दिया? क्योंकि उस समय नवीनता और चमत्कार का प्रदर्शन काव्य में कुछ अधिक होने लगा था। उसके विरोध में लोनजाइनस ने एक नवीन सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया, जिसे उदात्त का सिद्धांत या उदात्त तत्व या सबलाइम कहा जाता है। ठीक है, इसके यही दो तीन नाम हैं। तो अगर कोई भी नाम इसमें से आ जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो जवाब होगा वो लोनजाइनस से संबंधित होगा। लोनजाइनस की रचना पर बात करें तो इन्होंने अपने ग्रंथ पेरिहुप्सुस, ठीक है, पेरिहुप्सस जिसको कि अंग्रेजी में ऑन द सबलाइम कहा जाता है, उसमें उदात्त का इन्होंने विस्तार से विवेचन किया है कि आखिरकार उदात्त क्या है। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि लोनजाइनस का जो प्रमुख सिद्धांत है उसका क्या नाम है, पेरिहुप्सस, और ऑन द सबलाइम उसको कहा जाता है। और उसी में उदात्त के बारे में चर्चा की गई है। और ये जो पुस्तक है पेरिहुप्सस, यानी कई जगह पेरिहुप्सुस भी लिखा रहता है, तो मैं पेरिहुप्सुस ही बोल रहा हूँ तो ज़्यादा क्लियर रहेगी चीज़ें। पेरिहुप्सुस नाम की जो किताब है उसके 2/3 भाग ही उपलब्ध हैं। ठीक है, यानी कि 2/3 भाग इसके उपलब्ध हैं और बाकी जो शेष है वो अभी रिसर्च के लिए जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं उसका जो शेष भाग है खोज सकते हैं उसको। लेकिन ध्यान में रखिए कि पेरिहुप्सस का 2/3 भाग ही उपलब्ध है। इसमें उन्होंने 2 भागों में अपने सिद्धांत को स्पष्ट किया है। प्रथम भाग में उदात्त शैली का इन्होंने उस पर विवेचन किया है, उदात्त शैली का प्रथम भाग में, और द्वितीय भाग में कला के आधारभूत तत्वों पर प्रकाश डाला है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो पेरिहुप्सस नाम की किताब है वो लोनजाइनस द्वारा लिखी गई है और इसका 2/3 भाग ही अभी फ़िलहाल मौजूद है। और उन 2/3 भागों के अंतर्गत भी 2 डिवीज़न किए गए हैं, जिसमें पहले भाग में उदात्त तत्व पर विचार किया गया है और दूसरे भाग में कला के आधारभूत तत्वों पर विचार किया गया है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है लोनजाइनस संबंधित, लोनजाइनस के अनुसार भावों और विचारों की उदात्तता ही साहित्य सर्जना को प्रेरित करती है। तो ध्यान में रखिए, प्रश्न अगर आ जाता है कि उदात्तता या जो साहित्य सर्जना को प्रेरित करने वाले बिंदु हैं या तत्व हैं कौन से हैं, तो भाव और विचार। लोनजाइनस के अनुसार भावों और विचारों की उदात्तता ही साहित्य सर्जना को प्रेरित करती है, उसी से दर्शक या पाठक। ध्यान रखिए, अगर नाटक की बात की जाएगी तो दर्शक, और अगर पाठक की बात की जाएगी जो पढ़ने वाले हैं
तो पाठक प्रभावित होता है, यानी कि भावों और विचारों से दर्शक या पाठक प्रभावित होता है। उदात्त प्रभाव डालना ही काव्य का उद्देश्य होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात कही जा रही है लोनजाइनस द्वारा कि उदात्त प्रभाव डालना ही काव्य का उद्देश्य होना चाहिए। जो काव्य का प्रयोजन है वो क्या है? प्रभाव डालना। ठीक है, उदात्त प्रभाव डालना। तो इस तरीके से अगर विकल्प में प्रश्न रहेंगे, जैसा कि प्लेटो के बारे में चर्चा की जा रही थी तो उन्होंने आनंद को माना था काव्य प्रयोजन और साथ में नैतिकता पर जोर दिया था। इसके बाद अरस्तु ने कुछ मिलती जुलती बातें कही थी, उन्होंने भी आनंद की चर्चा की थी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोनजाइनस ने उदात्त तत्व को ध्यान में रखते हुए उनका कहना है कि उदात्त प्रभाव डालना ही काव्य का उद्देश्य होना चाहिए। तो अब चीज़ें आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ गई होंगी तीनों विचारकों के अनुसार। किसी कृति में उदात्त गुणों के संपादन के लिए पहली आवश्यकता यह है कि रचनाकार में महान और उदात्त विचारों की धारण करने की क्षमता हो। ठीक है, तो लोनजाइनस ने ये बताने की कोशिश किया कि उदात्त गुण आएंगे कहाँ से? अगर रचनाकार में महान और उदात्त विचार होंगे तभी उसको वो प्रस्तुत कर सकता है, प्रभावशाली बना सकता है। तो ध्यान में रखिए, लोनजाइनस ने महान और उदात्त विचारों पर ज़्यादा जोर दिया है। पहली आवश्यकता उन्होंने बताया कि रचनाकार में महान और उदात्त विचारों को धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताया कि उन विचारों और भावों को उदात्त शैली में अभिव्यक्ति देने की शक्ति भी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट्स में उदात्त पर ही जोर दिया गया है। तो इस तरीके से आप अपने मन में अगर कहीं से भी उदात्त संबंधी कोई भी प्रश्न आता है तो तुरंत इसका जवाब आप लोनजाइनस से जोड़ कर देंगे। उसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, भाव और विचार और उदात्त। ठीक है, अगला पॉइंट है कि किसी रचना के 2 पक्ष हो जाते हैं, एक अनुभूति पक्ष और दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष। जैसा कि हमने ऊपर के पॉइंट्स में बात किया कि पहले में क्या है? अनुभूति पक्ष, यानी कि भाव और विचार को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए रचनाकार में, और दूसरी बात थी कि अभिव्यक्त करने की भी क्षमता होनी चाहिए, वो भी उदात्त शैली में। दोनों में ही उदात्त गुणों की अपेक्षा होती है। इसके अंतरंग पक्ष में ओज, उल्लास, विस्मय, आदर और अभिभूति तथा बहिरंग पक्ष में शब्दावली या भाषा, रचना विधान और अलंकृति है। तो देख रहे हैं कि दोनों तत्वों के बारे में चर्चा की जा रही है। जो इसका आंतरिक तत्व है उसके अंतर्गत ओज, उल्लास, विस्मय, आदर की बात कही गई है। यानी कि एक तरीके से अगर रस की दृष्टिकोण से देखें तो हृदय में क्या है कि कई स्थायी रूप में रस मौजूद हैं। वो क्या है? हमारा आंतरिक पक्ष है, जिसमें कि ओज आ गया, उल्लास आ गया, विस्मय आ गया। और जो बाहरी पक्ष है जिसमें कि शब्दावली या भाषा, रचना विधान और अलंकृति, इन 3 बातों को यहाँ पर उन्होंने बताया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर आपको देखने की ज़रूरत है। एक में जो आंतरिक पक्ष है उसमें आपकी स्थायी भाव आ जा रहे हैं, और जो बाह्य पक्ष है उसमें शब्दावली, रचना विधान और अलंकृति, इन दोनों ही पक्षों में उदात्तता का गुण होना आवश्यक है। ठीक है, इन दोनों पक्षों में उदात्तता का गुण होना आवश्यक है, तभी कोई रचना महान और प्रभावशाली हो सकती है। उन दोनों पक्षों के बावजूद रचनाकार में क्या होना चाहिए? उदात्तता का गुण होना चाहिए, और इस गुण के बाद ही कोई रचना महान और प्रभावशाली हो सकती है। ये सब कहना है लोनजाइनस का। काव्य रचना में अनेक दोष होते हैं, जैसे अतिशयोक्ति, शब्दाडंबर, क्षुद्रता, भावुकता, पुनरुक्ति आदि। तो ध्यान में रखिए कि लोनजाइनस ने दोषों पर भी चर्चा किया है, और उसके अंतर्गत उन्होंने अतिशयोक्ति, शब्दाडंबर, क्षुद्रता, भावुकता, पुनरुक्ति आदि पर विचार किया है। महान रचनाकार को इन दोषों से बचना चाहिए। लोनजाइनस ने सावधान करते हुए ये कहा है कि इन दोषों से रचनाकार को बचना चाहिए, परंतु दोषहीनता ही उत्कृष्ट रचना की विशेषता नहीं है, जब तक कि उसमें उदात्त भावों और विचारों को प्रभावशाली पदावली, उचित अलंकार विधान और औचित्य रचना विधान के साथ गरिमामय अभिव्यक्ति प्रदान न की जाए। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट पर चर्चा किया है लोनजाइनस ने कि सब कुछ रहने के बाद भी अगर रचना में उदात्त भाव और विचार प्रभावशाली नहीं रहेंगे, जब तक उसमें उचित अलंकार विधान, औचित्यपूर्ण रचना विधान के साथ गरिमामय अभिव्यक्ति प्रदान न की जाए। इस प्रकार उत्कृष्ट रचना में दोनों ही बातों की आवश्यकता होती है, जिसका कि मैंने जिक्र किया। प्लेटो और अरस्तु की विचारधारा में काव्य और कला का उद्देश्य जीवन को प्रेरित करने वाली उपदेशात्मक और आनंद माना गया है।
परंतु लोनजाइनस ने आनंदानुभूति को ही कला की मूल शक्ति माना, उपदेशात्मकता को नहीं। आप देख रहे हैं कि हर समय में, आप आधुनिक काल में भी देखेंगे तो हर आलोचक अपने पूर्ववर्ती आलोचक से कुछ अलग सोचता है। उसी तरीके से लोनजाइनस ने भी प्लेटो और अरस्तु से हटकर विचार दिया। उन्होंने कहा कि काव्य में आनंद की जो अनुभूति होती है वह कला की मूल शक्ति तो है, लेकिन जो उपदेशात्मकता की बात कही जा रही है उसको ये सेकेंडरी पॉइंट मानते हैं, उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने भी काव्य के प्रयोजन में आनंद अनुभूति को अलग नहीं माना है, उसको मूल शक्ति के रूप में देखने की कोशिश की है। कला के प्रयोजन की श्रेष्ठता की खोज ही लोनजाइनस का मुख्य लक्ष्य जान पड़ता है। उसके विचार से कल्पना काव्य में आवश्यक है, पर उसका औचित्यपूर्ण वांछनीय है। ठीक है, कला के प्रयोजन की श्रेष्ठता की खोज लोनजाइनस का मुख्य लक्ष्य जान पड़ता है। उनके विचार से कल्पना काव्य में आवश्यक है, पर उसका औचित्यपूर्ण उपयोग वांछनीय है। कल्पना है, लेकिन जो उसका उपयोग है वह औचित्यपूर्ण जरूरी है। ठीक है, कल्पना के द्वारा ही कवि अपनी अनुभूति को पाठकों के भीतर संप्रेषित करता है। उसके विचार से उत्कृष्ट साहित्य वह है जो पाठक को सदैव सार्वकालिक आनंद प्रदान कर सके। छंद और लय को भी वह प्रमुख रूप में मानते हैं। छंद और लय को ध्यान रखिए, यहाँ पर आनंद के बाद छंद और लय पर भी उन्होंने जोर दिया है। अगर संक्षेप में लोनजाइनस के उदात्त तत्व को उच्च विचारों और उत्कृष्ट भावों की विशिष्ट, उत्कृष्ट और प्रभावशाली अभिव्यक्ति में देख सकते हैं, उसकी व्याप्ति निम्नलिखित 5 बातों में देखी जा सकती है। अगर उदात्त तत्व पर चर्चा किया जाए तो उस 5 जो बिंदु हैं उभर कर सामने आते हैं, और इन्हीं से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं कि वो जो 5 तत्वों की बात की गई है और विकल्प दे दिया जाएगा, उसमें से एक जो तत्व है कुछ अलग कर दिया जाएगा और पूछे जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर 5 तत्वों की जानकारी हर परीक्षार्थी को होना जरूरी है। तो बात करते हैं, जो पहला तत्व है इसमें उदात्त मनोभाव। ठीक है, ध्यान में आप रख लीजिए उदात्त मनोभाव। अगर उदात्त नहीं याद आ रहा है तो तुरंत, क्योंकि उदात्त तो सब में लगा रहेगा, मनोभाव यानी कि इसमें हर्ष, उल्लास, शौर्य, विस्मय, ओज आदि हैं, ये उदात्त मनोभाव को जन्म देते हैं। और ऊपर हमने जब बात की थी तो ये सब अंतरंग पक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो पहला पॉइंट रखिए, याद रखिए उदात्त मनोभाव। अगले पॉइंट पर बात करते हैं उदात्त विषय। दूसरा जो पॉइंट आ गया उदात्त विषय। विषय और चरित्र उच्च गरिमामय होने पर सभी बातें उदात्त हो जाती हैं, उनके हीन होने पर वर्णन और उसका प्रभाव घटिया हो जाता है। ठीक है, पहले पॉइंट पर चर्चा की गई कि उदात्त मनोभाव होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पर चर्चा की जा रही है कि मनोभाव के बाद उदात्त विषय भी होना चाहिए। अगर इसका अभाव हो जाता है तो वर्णन जो उसका किया जाएगा, उसका जो प्रभाव होगा वो बहुत ही घटिया स्तर का होगा। जो उदात्त काव्य की बात की जा रही है उसके पैमाने पर खरा नहीं उतर पाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप दिमाग में रख लिए होंगे उदात्त मनोभाव। दूसरा पॉइंट हो गया उदात्त विषय। तीसरा पॉइंट है उदात्त अलंकृति। अलंकारों का समुचित प्रसंगानुरूप प्रयोग ही उदात्त तत्व को प्रेरित करता है। अब तीसरा पॉइंट क्या हो गया, अलंकृति। ध्यान रखिए, पहला पॉइंट था मनोभाव, दूसरा पॉइंट था विषय, तीसरा पॉइंट हो गया अलंकृति। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। विकल्प में इसी तरीके से सवाल आ जाते हैं विकल्पों के रूप में। चौथा पॉइंट हो गया उत्कृष्ट भाषा शैली। ठीक है, भाषा शैली जिसमें प्रभावशाली शब्द चयन, मुहावरे, छंद लय का उचित प्रयोग आदि उदात्त गुण को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। यानी कि जो भाषा शैली प्रयुक्त होगी और वो कैसी होगी, प्रभावशाली शब्द चयन, पहला इसमें ध्यान में रखना है, मुहावरे का प्रयोग, छंद लय का उचित प्रयोग, ये उदात्त गुण को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। तो फिर से मैं याद करा दूं, मनोभाव, ठीक है, फिर विषय, अलंकृति, भाषा शैली। पांचवें पॉइंट पर चर्चा करें तो गरिमामय रचना विधान। इसमें विभिन्न घटनाओं, विचारों और कार्यों तथा दृश्य विधान का समुचित संगठन और संगुफन आवश्यक है। इस गुण के संपादन में कल्पना का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यानी कि जो रचना विधान है, और रचना विधान कैसा होना चाहिए, गरिमामय। उसके पहले देखिए विशेषण लग गया है कि गरिमामय रचना विधान होना चाहिए। उसमें घटनाओं, विचारों और कार्यों तथा दृश्य विधान का समुचित संगठन और संगुफन होना जरूरी है। और इन सब के बावजूद उसके गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए
कल्पना का महत्वपूर्ण योग रहता है। ठीक है, तो लगातार जो लॉन्जाइनस हैं उन्होंने कल्पना को भी महत्व दिया है। तो पहले पॉइंट पर हमने चर्चा किया मनोभाव, दूसरे पॉइंट पर चर्चा किया विषय, तीसरे पॉइंट पे अलंकृति, चौथे पॉइंट पे भाषा शैली और पाँचवें पॉइंट पे रचना विधान। ठीक है, तो यही 5 तत्व जो उदात्त के अंतर्गत आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक इस प्रकार उदात्त सिद्धांत को प्रतिपादित करके लॉन्जाइनस ने अपने समय और पूर्ववर्ती काल में उत्कृष्ट कला और काव्य की रचना को प्रेरणा प्रदान की। अगर यूनानी काव्यशास्त्री चिंतन की बात करें तो लॉन्जाइनस यूनान का अंतिम काव्यशास्त्री एवं सौंदर्य शास्त्र का महान चिंतक माने जा सकते हैं। ये प्रश्न डीएसएसबी के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि यूनान का अंतिम काव्यशास्त्री एवं सौंदर्य शास्त्री किसे माना जाता है, तो सही जवाब इसका होगा लॉन्जाइनस। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये अंतिम मान लिए गए, इसके पहले प्लेटो अरस्तु का नाम आता है, फिर लॉन्जाइनस का नाम आता है। इसके बाद क्या है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत टर्निंग मोड आता है और क्या होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद काव्य और कला का विकास तो यूनान में होता रहा और उसकी समीक्षा भी होती रही, परंतु सौंदर्य शास्त्री उच्च चिंतन का केंद्र यूनान से हटकर रोम में आ गया। रोम किसकी राजधानी है? आप जानते हैं कि इटली की राजधानी है रोम। तो बताया जा रहा है कि प्लेटो अरस्तु लॉन्जाइनस के बाद जो चिंतन करने का केंद्र था वो कहाँ से शिफ्ट हो गया? यूनान से शिफ्ट हो गया रोम की तरफ। ठीक वैसे ही जैसे आप पुराने समय में साहित्य के केंद्र की बात करें अगर हिंदी के दृष्टिकोण से, तो कभी वाराणसी रहा, कभी इलाहाबाद रहा, तो फिर कभी दिल्ली हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत भी अलग अलग केंद्र रहे हैं। तो यूनान की जब बात की जाएगी तो प्लेटो अरस्तु और लॉन्जाइनस का नाम लिया जाएगा और उनके सिद्धांतों पर। ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, ट्रेजेडी का सिद्धांत, उदात्त का सिद्धांत, ये सब यूनान से संबंधित है। लेकिन फिर धीरे धीरे जो चिंतन का केंद्र था यूनान से हटकर रोम की तरफ चला गया, यानी कि इटली की तरफ चला गया। तो आप ध्यान में रखिए कि ये सब क्रोचे इत्यादि की तरफ संकेत किया जा रहा है। तो जब हम आगे के विचारकों पर चर्चा करेंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप सभी को प्लेटो अरस्तु और लॉन्जाइनस के सिद्धांतों के बारे में अच्छे से तथ्यात्मक रूप में जानकारी हो गई होगी। आप लोग वैसे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब कोई चीज़ कोई सुन कर याद करता है तो वो लंबे समय तक दिमाग में बैठी रहती है। किताबों को आप कई बार पढ़ेंगे, हो सकता है कि दिमाग में न बैठे, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आपको जब भी समय मिले तभी इस वीडियोज़ को देखिए और हो सके तो काम करते हुए भी आप इसको सुन सकते हैं। उसका एक ही साधन है कि आप अपने कान में लीड लगा लीजिए और उसको सुनते रहिए और अपना काम भी करते रहिए। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आप सभी को ये सारे जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो मुझे उससे प्रेरणा मिलेगी और मेरी जो भी अच्छाई और बुराई है उससे भी मेरा सामना होगा। तो कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।